हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह। हम पढ़ रहे थे एनिमल न्यूट्रिशन, और एनिमल न्यूट्रिशन में बच्चों आज का टॉपिक है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल क्या होते हैं, कितने होते हैं, और प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या मेथड है, आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो जैसे हम फूड के अंदर बात करें, भोजन के अंदर, जैसे अभी परिभाषा बताई मैंने, भोज्य पदार्थ, भोजन। तो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, भोजन के जो अवयव होते हैं उनको भोज्य पदार्थ कहते हैं। और उनके अवयव कैसे, जैसे रोटी, ये फलाना चीज़ें, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है, ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल किसे कहते हैं, परिभाषा लिखें यहाँ तो क्या होगी, भोजन में पाए जाने वाले या भोज्य पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। और टोटल प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो बच्चों ये कुल कितने होते हैं, ये संख्या में प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, तो ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, 6। तो देखेंगे यहाँ, एक होता है बच्चों, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले होता है वाटर, या इसको मॉइस्चर भी बोल सकते हैं। वाटर के बाद CF, NFE, CP, EE एंड S। तो ये जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 क्या है बच्चों, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है। कौन कौन से, वाटर, CF, NFE, CP, EE और S। ये 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ये क्या है, पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कैसे निकालें, सर्वप्रथम ये किसने दिया था, तो विंडी एक्सपेरिमेंट स्टेशन। क्या, विंडी प्रयोगशाला, कौन सी प्रयोगशाला के अंदर, तो इसकी खोज जो है वो किसके अंदर की थी, विंडी प्रयोगशाला। विंडी प्रयोगशाला के अंदर इसकी खोज की गई प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की। ठीक है, खोज कहाँ पे की, विंडी प्रयोगशाला। ठीक है, और ये प्रयोगशाला के अंदर खोज कब की गई, तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की खोज 1865 में की। कब की, 1865 के अंदर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की खोज की। कहाँ पर, विंडी प्रयोगशाला। और ये प्रयोगशाला कहाँ पर है बच्चों, ये प्रयोगशाला है जर्मनी में। कहाँ पर है ये है जर्मनी के अंदर ये प्रयोगशाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे, तो साइंटिस्ट थे हेनबर्ग एंड स्टॉकमैन। हेनबर्ग और स्ट्रॉकमैन। ठीक है, ये दो वैज्ञानिकों ने, हेनबर्ग और स्ट्रॉकमैन ने किसकी खोज की, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की। कहाँ, विंडी प्रयोगशाला में। और ये विंडी प्रयोगशाला कहाँ पर है, जर्मनी में। और टोटल प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल बच्चों कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, वाटर, CF, क्रूड फाइबर, NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, CP, ईथर एक्सट्रैक्ट और S। ठीक है, अब बात करें इन 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की। देखो भाई, तो 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कुल कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो PP लिख दूं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। ठीक है, कुल संख्या कितनी है बच्चों, इसकी कुल संख्या है 6। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला है मॉइस्चर या वाटर, जल। दूसरा है CF, तीसरा है NFE, और कौन सा है, CP, EE, और छठवा है S, या इसको क्या बोल सकते हैं, राख। ठीक है, अब सर ये पोषक तत्व तो हमने तो पढ़े नहीं, हमने तो पढ़े हैं क्या पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे पोषक तत्व तो पढ़े हैं, तो उन्हीं के ये नाम है। ठीक है,
मतलब जल, पानी, वाटर क्या हो गया, वाटर तो क्या हो गया, जल हो गया, तो जल एक पोषक तत्व है, ठीक है। CF और NFE, क्रूड फाइबर और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं, यूनिट्स हैं। किसकी, किसके, दोनों ही प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल किसके हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के दो भाग हैं। किसके हैं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के भाग हैं। CF और NFE क्रूड फाइबर और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। CP ये किसका है, तो क्रूड प्रोटीन, नाम में ही आ रहा है, ये किसका है, प्रोटीन का भाग है, या किसका प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है, प्रोटीन का। ईथर एक्सट्रैक्ट ये किसका है, ये बसा या लिपिड, ठीक है, फैट, बसा या फैट का क्या है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है। और S या राख, इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं खनिज लवण, क्या, खनिज लवण, तो ये खनिज लवण का भाग है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल हो गए 6, कौन कौन से, किस किस के भाग हैं, तो कोई प्रोटीन का है, कोई कार्बोहाइड्रेट का है, कोई बसा का है, कोई खनिज लवण का है और कोई जल का है। तो एक एक करके हम इन 6 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चर की, वाटर की। तो सबसे पहला प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, जल। जल की बात करें, वाटर, ठीक है बच्चों। देखो वाटर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, निकालने की क्या विधि है, तो मापने का यंत्र या मापने की विधि, मापने की विधि। तो किसी भी भोज्य पदार्थ में पानी ज्ञात करना है कि उसमें कितना पानी है, तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे किससे, ऑटोक्लेव से, सॉरी हॉट एयर ओवन से। किससे, हॉट एयर ओवन, गरम हवा भट्टी, किससे निकालेंगे, गरम हवा भट्टी से, हॉट एयर ओवन से। तो हॉट एयर ओवन में क्या रख देंगे, चारे को, तो पूरा पानी उसमें से सूख जाएगा। तो कितना पानी निकला वो कैलकुलेट कर सकते हैं हॉट एयर ओवन से। और हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर टाइम प्रोटोकॉल कितना है, तो ये हम कई बार पढ़ा दिया है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 आवर। ये क्या है, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर टाइम प्रोटोकॉल कितना है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए, किसका, हॉट एयर ओवन का। अब पानी की मात्रा किस में कितनी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करें हरे चारे में, ठीक है, हरे चारा, हरे चारा में पानी की मात्रा कितनी होती है, 80%, कितनी होती है, 80% मात्रा होती है हरे चारे में पानी की। फिर उसके बाद हम बात करें साइलेज के अंदर, तो साइलेज में हमने पढ़ लिया है, साइलेज में नमी की मात्रा या मॉइस्चर की मात्रा कितनी है, 60 से 70%, कितनी है, 60 से 70%। फिर बात करें हम हेलेज की, किसकी, हेलेज, हेलेज में कितनी होती है, 45 से 55% क्या होती है, नमी की मात्रा होती है, ठीक है। तो किसकी, हरे चारा में 80%, साइलेज में 60 से 70%, हेलेज में 14 से 15%, ठीक है। हे की बात करें, नेक्स्ट हे में कितनी होती है, तो हे में कितनी होती है, 12 से 14% नमी की मात्रा होती है। हे के बाद बात करूं मैं स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब भूसा, भूसा के अंदर या जितने भी सूखे चारे हैं, है ना, जितने भी सूखे चारे हैं उन सब में कितनी नमी होगी, तो सूखे चारों में कितनी होती है, 10 से 11%, क्या 10 से 11% क्या होती है, नमी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखना बच्चों, किस चारे में नमी की मात्रा या पानी की मात्रा जो है वो कितनी होती है। तो जल, वाटर निकाल रहे थे, ठीक है, या इसको मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, मॉइस्चर या नमी, तीनों एक ही बात है भाई, है ना। तो कैसे निकालेंगे, हॉट एयर ओवन से, और हरे चारे में 80% जल, साइलेज में 60 से 70, हेलेज में 45 से 55, हे में 12 से 14 और भूसा में 10 से 11% होता है। दूसरी बात करें हम, दूसरा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है बताओ भाई, तो दूसरा है क्रूड फाइबर, CF। कौन सा है, CF, क्या बोलते हैं, क्रूड फाइबर, कच्चे रेसे, ठीक है।
क्रूड फाइबर जो है वो विंडे एक्सपेरिमेंट स्टेशन में या विंडे प्रयोगशाला में क्रूड फाइबर को कैसे निकालें ये उन्होंने नहीं बता पाए थे कि इसका निकालने का तरीका क्या है। तो क्रूड फाइबर क्या होता है, तो क्रूड फाइबर बात करें, ये क्रूड फाइबर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का वो भाग क्या, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का वो भाग जो आसानी से नहीं पचता, क्या, जो आसानी से नहीं पचता, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का खराब वाला भाग है। मैंने पहले भी बोला है क्रूड फाइबर क्या होते हैं, खराब फूड होते हैं, ठीक है, और ये कोशिका भित्ति के अवयव होते हैं। क्या होते हैं, ये कोशिका भित्ति के अवयव होते हैं। तो ये कोशिका भित्ति के अवयव होते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये कोशिका भित्ति के अवयव होते हैं जिनसे कोशिका भित्ति बनी होती है। एग्जाम्पल जैसे कोशिका भित्ति के अवयव कौन कौन से हैं, जैसे बात करें सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, क्रूड फाइबर है। हेमी सेलुलोज, क्या, हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और इसमें क्या हो जाएगा, लिग्निन, ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा, लिग्निन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं। तो ये किसके भाग हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति के भाग हैं, और इनको क्या बोलते हैं, क्रूड फाइबर। लेकिन लिग्निन जो है ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है, क्या, ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट नहीं होती लिग्निन, ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है। इसको शुद्ध कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, क्योंकि इसमें 5% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या, क्योंकि इसमें 5% नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिग्निन जो है वो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। ओनली इसमें क्या है, 5% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो ये अशुद्ध कार्बोहाइड्रेट का भाग है, कोशिका भित्ति बनाता है। और ये सारे तीनों किस में आते हैं, क्रूड फाइबर में। किस में आते हैं बच्चों, क्रूड फाइबर में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे NFE, क्या, तीसरा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कौन सा है, तीसरा है बच्चों NFE, ठीक है। NFE को क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। हाँ, NFE जो है ये भी क्या है, हमने अभी बताया ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के भाग हैं। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग है जो आसानी से पच जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का वह भाग है जो आसानी से पच जाता है, ठीक है, जो आसानी से पच जाता है, या कार्बोहाइड्रेट का अच्छा भाग है, कार्बोहाइड्रेट का वो भाग जो आसानी से पच जाता है या बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो है वो कोशिका के अवयव होते हैं, किसके, ये वो कोशिका भित्ति के थे, ये कोशिका के अवयव होते हैं, किसके, ये कोशिका के अवयव होते हैं, कोशिका भित्ति के नहीं होते। ये अवयव जो हैं वो किसके होते हैं, कोशिका के। एग्जाम्पल बात करें जैसे मोनोसैकेराइड, जितनी भी मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, क्या, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड या नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है। जितनी भी डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड वो भी इसी का भाग है, और जितनी भी पॉलीसैकेराइड हैं,
ठीक है, कुछ पॉलीसैकेराइड्स, उनको छोड़कर, जो हमने पहले पढ़ी थी, उनको छोड़कर बाकी के सब किसके भाग हैं? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के भाग हैं। किसके बच्चों? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के भाग हैं। ठीक है, हाँ। अब बात करें नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कैसे निकालते हैं, तो ये एक ऐसा अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल है जिसको सीधी विधि से नहीं निकाल सकते। क्या ये कैसा अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल है जिसको डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बाकी सब निकाल लिए, ठीक है, बाकी सब में से इसको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इधर लिखूंगा, ये अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल का वो भाग है जिसे सीधे तरीके से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे कि बाकी के सब में से, ठीक है, बाकी के जितने भी हैं तो उनको माइनस कर देंगे 100 में से। तो NFE निकालना है कि कितना परसेंट NFE होगा। NFE परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में से किस किस को माइनस करेंगे? तो क्रूड फाइबर CF परसेंट कितना है, प्लस क्रूड प्रोटीन का परसेंट कितना है, प्लस ईथर एक्सट्रैक्ट कितना है, प्लस S कितना है, राख कितनी है, इन सबको माइनस कर देंगे किस में से? 100 में से। तो क्या निकल जाएगा? NFE निकल जाएगा। ठीक है, 10 रोटी थी, नहीं समझ में आएगा, ऐसे आएगा तुम्हारे। 10 रोटी थी, 4 भाई थे, A B C D। 10 रोटी थी, कितने भाई थे? 4 भाई थे। इसका पता है इसने 2 खाई, इसका पता है इसने 3 खाई, इसका पता है इसने 3 खाई। अब मेरे को B का पता करना है इसने कितनी खाई। तो क्या करेंगे? B बराबर 10, टोटल कितनी? 10, माइनस A ने कितनी खाई, C ने कितनी खाई, प्लस D ने कितनी खाई। तो 10 माइनस A ने खाई कितनी? 2, C ने खाई 3, D ने खाई 3। तो 2, 3 और 3 6 और 2 8। तो 10 माइनस 8, तो मतलब B ने भी कितनी खाई? 2 खाई, है ना। तो ऐसे इस तरीके से निकालते हैं किसको? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, तो ये एक निकालने का तरीका है। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट को सीधे तरीके से नहीं निकाला जाता, बाकी सब में से इसको माइनस किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हुआ। इसको काट दें भाई, कुछ बच्चे क्या ऐसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं और NFE का क्वेश्चन आ गया तो 10 रोटी कर आएंगे उसमें। हाँ भाई, देखो चौथा है, नेक्स्ट चौथा कौन सा है? चौथा है क्रूड प्रोटीन, CP। क्या बोल रहे हैं? क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन। और क्रूड प्रोटीन को निकालने का यंत्र कौन सा है? कि किस यंत्र से या किस विधि से निकालने की या मापने की विधि, तो क्रूड प्रोटीन मापने की कौन सी विधि है? तो याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाल डाल मेथड। कौन सा? जाल डाल विधि से नापा जाता है। कौन सी विधि से? क्रूड प्रोटीन जो है वो जाल डाल विधि से मापी जाती है, जाल डाल मेथड। ये यंत्र है। यंत्र मतलब बोल सकते हैं केमिकली इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, मशीन होती है, उससे क्या करते हैं? क्रूड प्रोटीन जो है चारे के अंदर या किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कितनी क्रूड प्रोटीन है ये नापी जाती है। ठीक है, और क्रूड प्रोटीन जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। क्या? जितनी भी क्रूड प्रोटीन है बच्चों वो 2 चीज़ों से बनती है, एक तो TP और एक NPN। क्या? NPN। TP और NPN दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्रूड प्रोटीन। ऐसे बोल सकते हैं हम, क्रूड प्रोटीन के 2 भाग होते हैं। क्या? क्रूड प्रोटीन के 2 भाग होते हैं, TP प्लस NPN।
या टीपी क्या है, यहाँ बच्चों टीपी जो है वो है ट्रू प्रोटीन, सत्य प्रोटीन, सत्य प्रोटीन या ट्रू प्रोटीन। और एनपीएन क्या है, एनपीएन, यहाँ पे एनपीएन है नॉन प्रोटीनियस, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। क्या है, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब प्रोटीन का वो भाग जो प्रोटीन नहीं है लेकिन क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा उसको क्या बोलते हैं, एनपीएन बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब बच्चों इसमें टीपी निकालने का या सीपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्रूड प्रोटीन बराबर, या तो एक तो ये होता है, या फिर क्रूड प्रोटीन को कैसे निकाल सकते हैं, क्रूड प्रोटीन का फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन की मात्रा, कितनी नाइट्रोजन है, इंटू 6.25, और ये 6.25 क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो क्रूड प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा, जितनी नाइट्रोजन पाई जाती है वो गुणा 6.25, ये क्या होता है, क्रूड प्रोटीन का निकालने का। ठीक है, और क्रूड प्रोटीन निकालने के लिए एक रिएजेंट काम में लिया जाता है। ठीक है, क्या, क्रूड प्रोटीन ज्ञात करने के लिए एक रिएजेंट है, एक अभिक्रमक रिएजेंट काम में लेते हैं। एक रिएजेंट, एक केमिकल काम में लेते हैं। उस रिएजेंट का नाम क्या है, उस रिएजेंट का नाम है स्टुटजर रिएजेंट। क्या, स्टुटजर रिएजेंट, उसका नाम क्या है, स्टुटजर रिएजेंट। और स्टुट रिएजेंट क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो क्रूड प्रोटीन निकालने के लिए बच्चों क्या, एक रिएजेंट काम में लेते हैं, एक अभिक्रमक जो है वो काम में लेते हैं, उसका क्या नाम है, स्टुटजर रिएजेंट या कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, अब क्रूड प्रोटीन नाइट्रोजन की मात्रा इंटू 6.25 का गुणा क्यों करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना, ऐसा माना जाता है। क्या, ये फॉर्मूला क्यों बना, ये इसलिए बना, क्या, ऐसा माना जाता है, ऐसा कैसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी नाइट्रोजन है, क्या, जितनी भी नाइट्रोजन है, या मैं बोलूं भोजन के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है वो कहाँ से प्राप्त होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो सभी ऐसा माना जाता है। कैसा, पहला तो कि जितनी भी नाइट्रोजन जंतु को, ये ज्यादा मोटा हो गया, ऐसा माना जाता है कि नाइट्रोजन का, अरे पूर्ण भाग प्रोटीन से प्राप्त होता है। प्रोटीन से क्या होता है, प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो सारी की सारी किससे प्राप्त होती है, क्रूड प्रोटीन से प्राप्त होती है। और दूसरा ये माना जाता है कि ऑल फीड प्रोटीन, जितनी भी फीड प्रोटीन है उसके अंदर क्या होती है, 16% नाइट्रोजन होती है। और सभी भोज्य प्रोटीन में, या सभी भोज्य प्रोटीन पदार्थ में कितनी परसेंट, 16% प्रोटीन पाई जाती है। ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो क्या बच्चों, क्रूड प्रोटीन जो है वो निकालने का नाइट्रोजन की मात्रा इंटू 6.25 से गुणा करते हैं। क्यों, ऐसा माना जाता है, कैसा, ऐसा
कि नाइट्रोजन का पूर्ण भाग प्रोटीन से प्राप्त होता है और सभी भोज्य प्रोटीन पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो ये हुआ क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट पांचवा कौन सा है? पांचवा है बच्चों ई। ई क्या बोलते हैं? ईथर एक्सट्रैक्ट। क्या? ईथर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई। मापने की विधि, ईथर एक्सट्रैक्ट क्या है? बसा है। मापने की विधि ईथर एक्सट्रैक्ट जो है उसको कैसे मापा जाता है? तो इसके मापने की विधि क्या है? तो इसके लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है, क्या इसके लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो कौन सा है? सॉक्सलेट अपरेटस। कौन सा है बच्चों? सॉक्सलेट अपरेटस। सॉक्सलेट अपरेटस या सॉक्सलेट विधि। ठीक है, तो याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉक्सलेट अपरेटस ईथर एक्सट्रैक्ट को मापने की विधि है। ठीक है, कौन सी? सॉक्सलेट अपरेटस। अब ईथर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? ये बसा का भाग है। किसका है? ये बसा का भाग है। ये किसका भाग है? ये बसा का भाग है। पहली बात तो ये क्या है? ये बसा का भाग है, मतलब इसके अंदर फैट आती है। क्या आती है? फैट इसके अंदर, सारी जितनी भी फैट होती है वो इसके अंदर आती है। बसा में घुलनशील पदार्थ जो हैं, क्या बसा में घुलनशील विटामिन, बसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? विटामिन अडैक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये भी किस में आती हैं? ईथर एक्सट्रैक्ट में आती हैं, क्योंकि ये बसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वैक्स, क्या कोलेस्टेरॉल, ये भी किसका भाग है? बसा का भाग है। वैक्स, ठीक है, वैक्स भी क्या होती है? बसा। तो ये सारी क्या है? बसा हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 6 और लास्ट छठवा कौन सा है भाई? तो छठवा है एस। क्या बोलते हैं? राख। तो किसी चीज में से राख निकालनी है तो क्या करेंगे? उसको जला देंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। तो मापने की विधि या मापने का यंत्र कौन सा है? तो बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मफल फर्नेंस। क्या है? मफल फर्नेंस। मफल फर्नेंस से क्या है? राख नापी जाती है। इसके अंदर किसी भी चीज़ को रख दोगे वो जल के राख हो जाएगी। तो इसका टेम्परेचर टाइम प्रोटोकॉल कितना है? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर टाइम। इसका टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी देर के लिए? 2 आवर के लिए। क्या 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? कितनी देर के लिए? 2 आवर के लिए इसमें। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा? तो राख के अंदर क्या होगा? जितने भी खनिज लवण हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो भोजन में पाए जाने वाले, क्या भोजन में पाए जाने वाले खनिज लवण, ठीक है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ठीक है, ये सारे जो हैं वो किसके भाग हैं? इसके भाग हैं। ठीक है, एस के या राख के। और बच्चों ये एक ऐसा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है जिसकी क्या नहीं निकाली जाती? पाचकता नहीं निकाली जा सकती। क्या क्यों नहीं निकाली जा सकती? अभी बताएंगे। तो ये एकमात्र ऐसा पीपी मतलब प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है जिसकी
जिसकी पाचकता, डाइजेस्टिबिलिटी, पाचकता नहीं निकाली जा सकती। क्यों भाई? क्योंकि राख जो है एस या राख जो है, और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सिलिका भी आता है भाई। क्या आता है इसके अंदर? सिलिका। एग्जाम्पल और लिख दें, इसके अंदर सिलिका भी आता है, सिलिका। ये एक ऐसा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है जिसकी पाचकता, क्यों? अरे भाई खनिज लवण कब से पचने लगे? ये तो सीधे इनका एब्जॉर्प्शन होता है भाई। जितने इसके अंदर क्या आते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण कभी भी पचते नहीं है यार भाई, ये थोड़ी ना टूटते हैं। कोई पदार्थ टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करे तो वो क्या है? पाचकता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है। ये थोड़ी ना डाइजेस्ट होते हैं, ये तो गए सीधे अवशोषण हो गए, रक्त में चले गए, ठीक है, और बॉडी को मिल जाएंगे। तो एस जो राख है उसकी पाचकता हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं? खनिज लवण आते हैं, और खनिज लवणों का पाचन नहीं होता। क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब बात करें ये हो गया। अब TDN कैसे बनता है? एक परिभाषा होती है, क्या? TDN क्या होता है? TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। क्या? TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कुल पाचक पोषक तत्व है। कुल जो पच गए ऐसे पोषक तत्व जो पच गए है ना, उनको बोलते हैं TDN, ठीक है। तो TDN मतलब, ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले, क्या हो गया? भोजन में पाए जाने वाले पचित मतलब जो पच गए, पचित पोषक तत्व है। पचित पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? TDN। ये वो पोषक तत्व जो शरीर को मिल चुके हैं, ठीक है। भोजन में वो पोषक तत्व जो शरीर को मिल चुके हैं, जो निकल गए वो नहीं, सारे नहीं मिलते भोजन में। जितने भी पोषक तत्व हैं वो पूरे के पूरे शरीर को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उनको TDN नहीं मिलेंगे। जो शरीर को मिल चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? TDN बोलते हैं, ठीक है। TDN का एक फॉर्मूला भी होता है, और वो यहाँ मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। TDN बराबर, तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? तो देखो, DCP, क्रूड प्रोटीन के आगे मैंने D क्यों लगाया? या मैं इसको पहले DCP को नहीं लिखूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। सबसे पहले मैं लिखूंगा DCF, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर। अगर मैं CF लिख देता तो वो क्या हो जाता? क्रूड फाइबर। मतलब भोजन में पाए जाने वाले क्रूड फाइबर, वो नहीं जो पच गए, जो शरीर को मिल गए, तो उनको बोलेंगे DCF, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर। DCF प्लस DNFE, डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, प्लस DCP क्या? प्लस डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, प्लस क्या? DEE मल्टीप्लाई 2.25। ये फॉर्मूला है बच्चों, क्या क्या निकालने का? TDN निकालने का। TDN निकालने का क्या फॉर्मूला है? DCF, डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, ठीक है। क्या हो गया? डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, और DEE डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई 2.25। सर ये 2.25 का गुणा क्यों किया गया? कहाँ पे? इसके अंदर, कि भाई सर आपने पूरे में कहीं भी 2.25 का गुणा नहीं किया, तो फिर आपने इसमें 2.25 का गुणा क्यों किया? ठीक है, हाँ, है ना। इसके परसेंट भी लगा सकते हो इसमें। तो 2.25 का गुणा क्यों किया? क्योंकि ये क्या है? बसा, ठीक है। यह 2.25 का गुणा इसलिए किया जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, कैसा? कि बसा जो है प्रोटीन
व कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की तुलना में की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अब समझ में आया कि 2.25 का गुणा क्यों किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वसा जो है वो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो वसा है वो 2.25 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 2.25 का गुणा किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है ना? अब क्या है, देखो बच्चों, अब इसमें एक कमी रह गई। विंडी प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल जो थे, इसमें एक कमी थी क्या, कि वो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में NFE और क्रूड फाइबर कैसे निकालें वो नहीं बता पाया। क्या नहीं बताया कि NFE और क्रूड फाइबर को कैसे ज्ञात करें। तो एक कमी रहेगी इसके अंदर, क्या, नोट डाल के लिखेंगे, विंडी प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में, विंडी प्रयोगशाला के प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के PP में CF व NFE को निकालने का तरीका नहीं, ये जो है वो नहीं बता पाए। CF व NFE को निकालने का तरीका नहीं बता पाए, इसलिए एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था वॉन स्विस्ट। फिर क्या हुआ, वॉन स्विस्ट वैज्ञानिक ने कौन सा वैज्ञानिक था, वॉन स्विस्ट वैज्ञानिक ने इनको निकालने का तरीका बताया। किसने बताया, वॉन स्विस्ट ने बताया। क्या निकालने का, कि NFE या CF दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे निकालें, वॉन स्विस्ट ने। ठीक है, उसको बोलते हैं डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस। तो डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस किसने दिया, वॉन स्विस्ट ने। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। क्या दिया, डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस। क्या, डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज मतलब चारे के अंदर डिटर्जेंट का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसने बताने की कोशिश की। तो डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस जो है बच्चों, किसने दिया था, वॉन स्विस्ट ने दिया था। इसने क्या किया, इसने चारे के अंदर जितनी भी कार्बोहाइड्रेट थी, क्या, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट को इसने क्या किया, उस कार्बोहाइड्रेट को उस कार्बोहाइड्रेट्स को इसने घोल दिया। किसमें घोला, डिटर्जेंट में। ठीक है, और उस डिटर्जेंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट। कौन सा था, न्यूट्रल डिटर्जेंट था। कैसा था, न्यूट्रल डिटर्जेंट, जिसकी pH 7 थी, है ना। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट। न्यूट्रल डिटर्जेंट में घोलने के बाद कार्बोहाइड्रेट के दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए, दो भाग। कार्बोहाइड्रेट का एक भाग जो है वो इसमें घुल गया और एक भाग जो है वो नहीं घुला। तो एक हो गया
न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर और एक हो गया न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूबल। जो घुल गया उसको क्या बोलेंगे, जो भाग घुल गया उसको बोला गया न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्यूबल। तो ये तो घुलनशील भाग था, कैसा था, घुलनशील, कार्बोहाइड्रेट का वो भाग जो घुल गया, और जो नहीं घुला वो कौन सा था, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, और ये भाग जो है वो नहीं घुला। ठीक है, तो ये दो भाग हो गए। अब कौन सा भाग घुला, इसमें कार्बोहाइड्रेट का वो भाग घुला जो कोशिका भित्ति के अवयव हैं। कौन सा घुला, कोशिका भित्ति वाला, सॉरी कोशिका के अवयव, कोशिका के अवयव कहने का मतलब जो कोशिका का NF है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट वाला भाग है, जिसके अंदर क्या आता है, ग्लूकोज, या मैं बोलूँ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड। ये जो भाग है वो तो घुल गया था किसमें, न्यूट्रल डिटर्जेंट में, तो यहाँ से उसको कैलकुलेट कर लिया गया। और जो भाग नहीं घुला, ठीक है, जो भाग नहीं घुला वो कौन सा था, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। और ये कौन सा भाग था, ये कोशिका भित्ति के अवयव थे। क्या थे, कोशिका भित्ति के अवयव। ये कोशिका भित्ति के अवयव थे कौन से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, ये भाग थे कोशिका भित्ति के, या मैं बोलूं इनको क्या बोलते हैं, क्रूड फाइबर। ठीक है, या इसमें भी फाइबर आ रहा है। तो ये जो भाग है वो इस डिटर्जेंट में नहीं घुला। अब उसने आगे क्या किया, आगे उसने इसको दोबारा से, किसको, न्यूट्रल डिटर्जेंट को, फाइबर को, इसको दोबारा से लेके किस में डाल दिया, पहले न्यूट्रल था, अब एसिड डिटर्जेंट में डाल दिया, ऐसा डिटर्जेंट जो अम्लीय हो। ठीक है, क्या किया इसका, इसको डाल दिया किस में, एसिड डिटर्जेंट में। देखो भाई, इसको किस में डाल दिया, एसिड डिटर्जेंट, इसको एसिड डिटर्जेंट में डाल दिया। जैसे ही एसिड डिटर्जेंट में डाला तो इसके दो भाग हो गए। कौन कौन से, एक तो इधर और एक इधर। एक भाग हो गया एसिड डिटर्जेंट फाइबर, कौन सा हो गया, एसिड डिटर्जेंट फाइबर, और एक भाग हो गया इसका क्या, एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूबल, एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूबल। अब देखो भाई, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ADF, क्या, ADF, और इसको क्या बोलते हैं, ADS, ADS। अब क्वेश्चन यहां से उठ के आता है कि एसिड डिटर्जेंट फाइबर का एग्जाम्पल बताओ। देखो क्वेश्चन कहां से उठ के आ रहा है, एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूबल का एग्जाम्पल बताओ। लास्ट में क्वेश्चन कहां से आता है, यहीं से आता है। अब एसिड डिटर्जेंट फाइबर कौन से थे, इसमें कौन कौन से घुल गए, तो एग्जाम्पल ही याद रखना बच्चों, यहाँ घुले कौन कौन से, अरे घुले कौन कौन से, सेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, क्या, सेलुलोज लिग्निन, ये तो घुल गए। और घुला कौन सा नहीं, इसमें घुला नहीं, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। ठीक है, ये याद रखना। इसमें पूछता है एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूबल कौन सा था, तो हेमीसेलुलोज जो है वो एसिड डिटर्जेंट सॉल्यूबल था, और एसिड डिटर्जेंट फाइबर सेलुलोज, लिग्निन, या कुछ मात्रा में सिलिका। ठीक है, ये सब क्या है,
एसिड डिटर्जेंट फाइबर। नहीं समझ में आया? अरे देखो प्रॉक्सिमेट जो विंडी प्रयोगशाला थी उसमें क्या नहीं पता, NFE कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से कैसे निकालें ये नहीं बता पाए वो। तो एक साइंटिस्ट था, कौन सा, वॉन स्विस्ट, उसने एक मेथड दिया, क्या, डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस, कि चारे का डिटर्जेंट एनालिसिस कैसे करें। तो उसने कार्बोहाइड्रेट को pH जिसकी 7 थी उस डिटर्जेंट में डाल दिया। तो दो, एक तो कुछ घुल गए वो सोलूबल, नहीं घुले वो फाइबर। कौन से घुल गए? जितने भी NFE थे वो घुल गए, और कौन से बचे? जो कोशिका भित्ति के अवयव थे ये बच गए। अब जो बच गए उनको छान लिया, और छान के उनको क्या किया, एसिड डिटर्जेंट में, अम्लीय डिटर्जेंट में डाल दिया। तो अम्ल में जो घुल गए वो एसिड डिटर्जेंट सोलूबल, और जो नहीं घुले वो एसिड डिटर्जेंट फाइबर। जो घुल गए वो क्या, सोलूबल कौन से था, हेमीसेलुलोज, और फाइबर कौन से थे, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। ये क्या हुए, ये फाइबर बचे। क्या बचे? फाइबर। ठीक है, हाँ, तो ये फाइबर बचे। अब बात करें नेक्स्ट, भोज्य पदार्थ या भोजन का वर्गीकरण करें बच्चों, या भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण, तो उसमें क्या क्या होता है। भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण, भोजन के अंदर क्या क्या होता है, या भोज्य पदार्थ का अगर वर्गीकरण करें तो मैं बोलूं इस भोजन को मैं किस में रख दूं, गर्म हवा भट्टी या हॉट एयर ओवन में रख दूं। किस में? हॉट एयर ओवन में। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो क्या निकल के आ जाएगा, मॉइस्चर या नमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नमी, या जल जो है, मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, जल। तो मॉइस्चर निकालने के लिए क्या हम गर्म हवा भट्टी का यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ, या क्या बोलें इसको, बोल सकते हैं ड्राई मैटर। अरे भाई मैंने किसी चारे को, घास को रख दिया इसमें, किसमें? हॉट एयर ओवन में। तो घास में से वो पानी अलग निकल गया, और क्या, घास सूखा वो पदार्थ था घास का, वो यहाँ आ गया। अब इस शुष्क पदार्थ में क्या होगा, इसमें बच्चों दो चीजें होंगी। क्या क्या? इसमें एक तो होंगे कार्बनिक पदार्थ और एक होंगे अकार्बनिक पदार्थ। कौन कौन से? इसमें दो चीजें होंगी। क्या? या तो इसमें क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल है, या फिर क्या होगा, या इसमें होगा अकार्बनिक पदार्थ। और इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ। ये दो चीज़ें किस में मिली? शुष्क पदार्थ में। क्या? कार्बनिक पदार्थ मिले और अकार्बनिक पदार्थ मिले। ठीक है, हाँ। अब अकार्बनिक पदार्थ जो हैं, इस अकार्बनिक पदार्थ में क्या है, ये पता करने के लिए कि इस कार्बनिक पदार्थ में, अकार्बनिक पदार्थ में क्या है। तो अकार्बनिक पदार्थ में जनरली हम बोलते क्या आती है, एस आती है, राख आती है। क्या आती है? एस या राख आती है। ठीक है, हाँ, क्या आती है इसमें? एस। एस मतलब जो राख है वो अकार्बनिक पदार्थ में। अब लेकिन राख में क्या है, राख में ये चारा घास है, घास में मिट्टी भी होगी और घास में खनिज लवण भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? घास में मिट्टी भी होगी और खनिज लवण भी होंगे। ठीक है, तो मिट्टी और खनिज लवण को अलग करने के लिए इस अकार्बनिक पदार्थ को किस में डाल दिया? एसिड में, अम्ल में डाल दिया। किसमें? एसिड में। अरे यार, अरे इस राख को किस में डाल दिया? एसिड में। एसिड में डाला तो आधी राख तो घुल गई, और राख आधी तो एसिड में घुल गई, और कुछ जो थे वो नीचे बैठ गए। यही तो होगा ना भाई? नहीं आई बात समझ में? जो घुल गया उसको क्या बोलेंगे? एसिड। एसिड सोलूबल एस। अरे राख का वो भाग जो घुल गया उसको बोलेंगे एसिड सोलूबल एस, या इसको बोलेंगे ASA। ASA, एसिड सोलूबल एस। और जो नहीं घुली उसको वो क्या बोलेंगे? एसिड क्या बोलेंगे? एसिड इनसोलूबल एस। एसिड इनसोलूबल
एस, या इसको बोलेंगे AIS, AIA। तो दो हो गए इसके बाद, ASA और AIA। अरे भाई जो राख है उसको अम्ल में डाल दिया, जो घुल गई वो एसिड सोलूबल एस, और जो नहीं घुली वो एसिड इनसोलूबल एस। तो राख का कौन सा भाग, जितने भी खनिज लवण थे राख में वो तो घुल गए। तो एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, खनिज लवण, जितने भी खनिज, सभी खनिज लवण, सभी खनिज लवण तो घुल गए। और क्या नहीं घुला, तो इसका एग्जाम्पल है सिलिका। सिलिका मतलब जो मिट्टी, रेत है, सिलिका मतलब मिट्टी। जितनी भी मिट्टी थी घास में वो नहीं घुली, है ना, तो वो क्या हो गई, एसिड इनसोलुबल एस। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इसमें कि एसिड इनसोलुबल एस का उदाहरण क्या है, तो सिलिका है। क्या भाई, सिलिका इसका उदाहरण है। अब कार्बनिक पदार्थ ये भी दो प्रकार के होते हैं भाई। अरे सर, दो प्रकार के, एक वो जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है और एक वो जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। ठीक है, हाँ, तो एक तो नाइट्रोजनी और एक एनाइट्रोजनी। नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ और दूसरे कौन से, एनाइट्रोजनी, जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। ठीक है, अब नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है सर क्रूड प्रोटीन में, और क्रूड प्रोटीन के कितने भाग, दो भाग, कौन से, टीपी ट्रू प्रोटीन और एनपीएन। तो क्वेश्चन पा जाता है कि भोजन के अंदर नाइट्रोजनी भाग कौन सा है, तो क्रूड प्रोटीन है। ठीक है, और एनाइट्रोजनी भाग कौन सा है, तो एनाइट्रोजनी में क्या आ गया, क्रूड फाइबर, ये भी एनाइट्रोजनी मतलब कार्बोहाइड्रेट है। NFE ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ईथर एक्सट्रैक्ट ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तीनों क्या है, एनाइट्रोजनी पदार्थ किस में पाए जाएंगे, भोजन में। ठीक है, नई बात समझ में आई भाई। नाइट्रोजनी कौन सा है, क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन तो मानते ही नाइट्रोजन का सोर्स है। ठीक है, और एनाइट्रोजनी कौन से हो गए, क्रूड फाइबर, NFE और ईथर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये एक बसा है और दो कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये नाइट्रोजन के पदार्थ नहीं है। ठीक है बच्चों, आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।